Hi guys, welcome back to my channel. Please press the bell icon and subscribe my channel. And if you have any queries, then please comment below and I will solve that. So today we are going to discuss about the cytosolic pathway. साइटोसोलिक पाथवे को हम एंडोजीनस एंटीजन भी बोल देते हैं, एंडोजीनस पाथवे भी बोल देते हैं। तो ये जो हमारे, अब हमें पता है यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे प्रोटीन्स होते हैं। अब प्रोटीन्स का लेवल जो है वो अगर ज़्यादा कम हो गया तो हमारी बॉडी में जो है वो डिसफंक्शन कर सकते हैं हमारी बॉडी। तो इस चीज़ को जो है वो काफ़ी ज़्यादा केयरफुली रेगुलेट किया जाता है कि प्रोटीन्स का लेवल जो है वो एक मेंटेन रहे। तो हर एक प्रोटीन को उसकी हाफ लाइफ के टर्म में एक्सप्रेस करना ये एक बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है। तो ये जो पाथवे होता है जिससे हमारे एंडोजिनस एंटीजन जो है वो प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, तो वो सेम पाथवे इन्वॉल्व करते हैं जो हमारे नॉर्मल इंटरसेलुलर प्रोटीन्स जो है वो इन्वॉल्व करते हैं। तो वही पाथवे जो हमारे एंडोजिनस एंटीजन जो कि हमारे क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल के साथ प्रेजेंट होते हैं, वो वही सेम पाथवे जो है वो यूज़ करते हैं जो कोई भी नॉर्मल इंटरसेलुलर प्रोटीन जो हमारा वो यूज़ करेगा। तो इसमें जो सबसे पहला जो असेंबली या फिर सबसे पहला जो जहाँ पे हमारा ये स्टार्ट होगा पाथवे, वो होते हैं हमारे प्रोटियोजोम्स। प्रोटियोजोम्स क्या होते हैं? हमारे कॉम्प्लेक्स होंगे प्रोटीजेस के जहाँ पे हमारे पेप्टाइड्स जनरेट होते हैं। हमें पता है प्रोटीन्स हमारे डिफरेंट अमीनो एसिड्स को फिर आगे हम पेप्टाइड्स बोल देते हैं, उनसे बना हुआ है। तो ये प्रोटियोजोम्स एक्चुअल में क्या है? ये वो कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे हमारे पेप्टाइड्स जो है वो जनरेट होंगे प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये जो हमारे इंटरसेलुलर प्रोटीन्स हैं ये हमारे शॉर्ट पेप्टाइड्स में जो वह पहले डिग्रेड होंगे। अब इनको डिग्रेड कौन करा रहा है? हमारे साइटोसोलिक प्रोटियोलिटिक सिस्टम। ये एक हमारा सिस्टम होता है जो सभी जो सेल्स में जो है वो प्रेजेंट होगा। तो ये क्या कराएगा? ये हमारे शॉर्ट पेप्टाइड्स को जो है वो बनाने में हेल्प करेगा। फिर ये जो प्रोटीन्स जो हमारे टारगेट हो रहे हैं प्रोटोलाइसिस के लिए, वो स्मॉल प्रोटीन्स होंगे, उन्हें हम क्या बोलते थे? यूबिक्यूटिन। यानी कि जो हमारे प्रोटोलाइसिस के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए टारगेट हैं प्रोटीन, उनको हम बोल देते हैं यूबिक्यूटिन। वही यूबिक्यूटिन हमारे किस में जनरेट हो रहे हैं? प्रोटियोजोम में। प्रोटियोजोम बेसिकली करता क्या है? ये क्लीवेज कराता है। यानी कि एक हमारा कोई लॉन्ग पेप्टाइड है या लॉन्ग प्रोटीन है, उसमें 2 से 3 अमीनो एसिड्स के बाद ये क्या करा देगा? क्लीव करा देगा। ऐसे ही चलता रहेगा। इससे हमें काफ़ी सारे स्मॉल जो है प्रोटीन मिल जाएंगे या फिर यूबिक्यूटिन मिल जाएंगे। तो ये इस तरीके से जो हमारा वो क्लीव कराता है। काफ़ी ऐसे एविडेंस दिखे गए हैं कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इसी पाथवे को जो है वो यूज़ करता है स्मॉल पेप्टाइड्स को बनाने के लिए विद क्लास 1 एमएचसी मॉलिक्यूल। यानी कि जो पेप्टाइड्स हमें क्लास 1 एमएचसी मॉलिक्यूल्स के साथ प्रेजेंट कराने हैं वो इसी पाथवे से जो है वो प्रोड्यूस कराए जाते हैं। प्रोटियोजोम्स हमारे दो जो सब यूनिट्स हैं एमएससी जीन क्लस्टर की, उन्हें इंक्लूड करता है। अब इसमें कुछ सब यूनिट्स में होंगी, तो उसमें से 2 जो सब यूनिट है वो हमारी किससे होती है? एमएससी जीन क्लस्टर। वो कौन कौन सी है? हमारी LMP2, LMP7। ये दोनों जो है हमारी वो हेल्प कराती हैं पेप्टाइड्स की फॉर्मेशन में। और एक तीसरी और होती है जो हमारी नॉन एमएससी होती है, वो होती है हमारी LMP10। तो इन तीनों के जो लेवल हैं वो किससे मेंटेन किए जाते हैं? टी सेल साइटोकाइनिन FN गामा। तो ये जो हमारा फैक्टर है टी सेल साइटोकाइनिन FIN गामा, ये जो है इनके लेवल को इंक्रीज कराता है कि जब भी हमें इसकी डिमांड ज़्यादा है तो ये इंक्रीज करा देगा उनको, लेकिन जब इनका यूज़ नहीं हो रहा तो उन्हें डिक्रीज भी यही कराएगा। तो मतलब इनके जो लेवल है वो ये मेंटेन करता है इन तीनों का। LMP2, LMP7 और LMP10 का लेवल कौन मेंटेन कर रहा है? टी सेल साइटोकाइनिन IFN गामा, ये जो है वो मेंटेन करता है। तो प्रोटियोजोम जो है वो हमारे इन तीनों की हेल्प से जो है हमारा पेप्टाइड्स को जनरेट कराएगा जो कि हमारे एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल्स के साथ जाके बाइंड करते हैं। अब हमारे पेप्टाइड्स जनरेट हो गए, अब उनको साइटोसोल से RER में ट्रांसपोर्ट कराएंगे। मतलब बाहर सेल सरफेस तक ले जाना है तो पहले हमें उसे साइटोसोल से RER तक ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा। फिर हमारा वो RER से गोल्जी के थ्रू जो है वो सेल सरफेस पे जाता है। वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे जाता है। फिलहाल हम RER तक ट्रांसपोर्ट कराते हैं। सॉरी। तो ये जो हमारे पेप्टाइड्स हैं हमारे ट्रांसपोर्ट होंगे, डिलीवरी करेंगे कहाँ पे? एमएससी मॉलिक्यूल्स पे। पहले पेप्टाइड्स अब हमारे एमएससी मॉलिक्यूल तक जो हम वो ट्रांसफर कराएंगे। एमएससी मॉलिक्यूल हमें पता है हमारे RER में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये जो डिलीवरी हो रही है हमारी पेप्टाइड्स की। अब सपोज हमारे पेप्टाइड्स जनरेट तो हो गए लेकिन वो सक्सेसफुली एमएससी तक नहीं पहुंच पाए, तो उनका जनरेट होने का कोई फायदा नहीं है। तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इस पाथवे में। ये देखा गया कि मतलब अब ये देखा कैसे कि पेप्टाइड्स जो हमारे वो एमएससी मॉलिक्यूल्स के साथ प्रेजेंट होते हैं। ये एक स्टडी कर रहा था कोई साइंटिस्ट सेल लाइन के ऊपर कि सेल लाइंस में क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं
तब ये चीज़ जो है वो देखी गई थी कि हमारे पेप्टाइड प्रेजेंटेशन होती है विद दी क्लास 1 एमएचसी मॉलिक्यूल, यानी कि क्लास 1 एमएचसी मॉलिक्यूल जो हमारा वो पेप्टाइड की प्रेजेंटेशन करा रहे हैं। तो इस तरीके के जो म्यूटेंट सेल लाइन देखी गई उसे हम बोल देते हैं RMAS, यानी कि जो इनको एक्सप्रेस, जो हमारे एमएससी मॉलिक्यूल एक्सप्रेस करा रहे हैं उन्हें हम म्यूटेंट सेल लाइन बोल रहे हैं। तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं एक्चुअली में, उन म्यूटेंट सेल लाइंस को RAMS जो हमारे ये कोई भी नॉर्मल क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल्स में सिर्फ 5% जो है हमारे वो ऐसे होते हैं जो इनको एक्सप्रेस करा रहे हैं, यानी कि पेप्टाइड्स को एक्सप्रेस करा रहे हैं, RAMS कह लो उन्हें। तो ये अब हमारा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है वो डेजिग्नेट किससे होता है, टैप से। अब ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को इन्होंने नाम दे दिया, क्या दे दिया, टैप। एमएससी मॉलिक्यूल जो एक्सप्रेस करा रहा है उसे तो हमने बोल दिया RAMS, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट करा रहा है उसे हमें बोला टैप। तो हम थोड़ा सा RAMS के बारे में और टैप के बारे में पढ़ेंगे। RAMS क्या होते हैं हमारे, ये करेंगे क्या, इनका फंक्शन क्या है। ये हमारे क्लास 1 अल्फा चेन्स और बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन का जो है वो सिंथेसाइज कराएंगे, यानी कि उनकी सिंथेसाइज जो है ये कराएंगे किसकी, क्लास 1 अल्फा चेन्स की और बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन की। तो ये हमारे जो प्रोटीन्स जो हमारे ट्रांसपोर्ट होने हैं साइटोप्लाज्म से RER पे, वहाँ पे जो है क्लास 1 मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। यानी ये नहीं है कि RAMS हर जगह जो है सिंथेसाइज कराने लग जाएगा, नहीं, ये वहीं सिंथेसाइज कराएगा जहाँ पे हमारे पेप्टाइड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होने होंगे, वहीं पे ये क्लास 1 मॉलिक्यूल्स को जो है वो सिंथेसाइज कराएगा। फिर ये हमारे उन जीन, जो फंक्शनल जीन है उनको ट्रांसफेक्ट कराएगा, जिससे कि वहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो है वो इनकोड हो, उसका प्रोडक्शन हो। फिर जो हमारा सेल जो है वो हमारा वो क्लास 1 मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस करने लगे। यानी देखिए, आप समझिए, मैंने कहा कि अब पहले तो मैंने ये बताया कि इनका कैसे पता चला कि हमारे यहाँ प्रेजेंटेशन भी होती है पेप्टाइड्स की और वो क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल करा रहा है। तो वो मैंने कहा उसमें एक RAMS होते हैं जो इस चीज़ को कराते हैं, और उसको ट्रांसपोर्ट जो करा रहे हैं उनको हमने बोला टैप। अब हमें पता है कि हमारा एमएससी मॉलिक्यूल के बिना ये एक्सप्रेस नहीं होंगे। तो जो नॉर्मल लेवल होता है हमारा क्लास 1 अल्फा चेन्स का, हमारा एमएससी भी पहले जनरेट कराना पड़ेगा ना। तो RAMS क्या करेंगे, ये अल्फा चेन और बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन का सिंथेसाइज कराया है इन्होंने। फिर क्या होगा, अब सिंथेसाइज हर जगह तो नहीं हो सकता ना, अगर हर जगह सिंथेसाइज हो गया तो वो भी हमारे लिए ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, तो वो भी हमारे लिए दिक्कत है। तो इसलिए ये सिर्फ वहीं पे जो है वो सिंथेसाइज कराएगा जहाँ पे हमारी ट्रांसपोर्ट होनी होगी। तो वहीं पे जो है क्लास 1 मॉलिक्यूल का जो है वो सिंथेसाइज कराएगा। तो ये सिंथेसाइज कराएगा कैसे, ये हमारे फंक्शनल जीन को जो है वो ट्रांसफेक्ट करेगा, और वहाँ पे हमारे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का एनकोड हुआ। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन एनकोड होगा तो हमारा जो सेल है वो क्लास 1 मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस करने लगेगा। यानी कि जब तक हमारा ट्रांसपोर्टर प्रोटीन एनकोड नहीं होगा तब तक हमारा क्लास 1 मॉलिक्यूल जो है वो एक्सप्रेस नहीं होगा, क्लास 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा चेन। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा टैप के बारे में। कोई नहीं, अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो आगे जाके क्लियर हो जाएगा जब ये हम पढ़ेंगे कि ये अब RER से गोल्जी तक कैसे पहुंचेगा, गोल्जी से फिर सेल सरफेस तक। तो टैप क्या है हमारा, ये मेम्ब्रेन स्पैनिंग हेट्रोडायमर होता है जो कि हमारे दो प्रोटीन से बना होता है, टैप 1 और टैप 2। इन प्रोटीन्स में हमारा एक डोमेन होगा जो कि हमारे RER को जो प्रोजेक्ट करेगा। इनमें एक ATP बाइंडिंग डोमेन होगा जो हमारे साइटोसोल को प्रोजेक्ट करेगा। यानी कि अब दोनों तरह से चाहिए ना, कि हमें साइटोसोल से चीज भी चाहिए और उसको हमने RER तक भी पहुंचाना है। तो एक तो ऐसा डोमेन होगा जो साइटोसोल को अटैच होगा, एक डोमेन ऐसा होगा जो RER पे अटैच हो पाएगा। तो दोनों में ऐसा होगा, एक फिगर बनाइए आप, टैप 1 और टैप 2। टैप मतलब आप लिखिए अपनी नोटबुक में, टैप 1 लिखिए बीच में, राइट साइड पे बनाइए आप RER, लेफ्ट साइड पे बनाइए आप साइटोसोल। तो अब लेफ्ट साइड पे साइटोसोल बनाया ना, तो टैप 1 के थ्रू एक आर्म निकालिए और उस पर लिखिए ATP बाइंडिंग, और राइट साइड पे जो हमने RER बनाया उस तरफ लिख दीजिए मतलब कोई भी प्रोटीन है जो वहाँ पे डोमेन है जो RER के लिए प्रोजेक्ट कर रहा है हमारे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हमारा कनेक्शन बन जाएगा। ऐसे ही टैप 2 में होगा। तो ये जो दोनों है हमारे, ये ATP बाइंडिंग एसिड से जो है वो बिलोंग करते हैं, जो हमारी ATP बाइंडिंग एसिड फैमिली है उसको ये बिलोंग करते हैं। टैप जो हमारी ये हाईएस्ट एफिनिटी रखता है 8 to 10 अमीनो एसिड्स, यानी कि जो हमारा 8 to 10 अमीनो एसिड का पेप्टाइड होगा उससे जो है बहुत
इजीली जो है वो बाइंड करेगा, या हाईली उन्हीं से जो है वो ये बाइंड करता है। और ये हमारी ऑप्टिमल लेंथ भी होती है क्लास 1 एमएससी के लिए, यानी कि जो हमारे क्लास 1 एमएससी बाइंडिंग होती है वो भी इन्हीं पेप्टाइड्स को करती है। तो टैप भी जो है वो उन्हीं पेप्टाइड्स पे जो है वो हाईएस्ट एफिनिटी से जो है वो बाइंड करता है। इसकी वजह से उसको हाइड्रोफोबिक और बेसिक कार्बोक्सी टर्मिनल अमीनो एसिड्स के साथ जो है वो बाइंड करने में हेल्प कराता है। अब आ जाती है असेंबलिंग ऑफ पेप्टाइड्स, कि वो क्लास 1 एमएससी के साथ कैसे असेंबल करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि हमारे बाकी प्रोटीन्स की तरह जो हमारा क्लास 1 एमएससी है वो भी हमारे अल्फा चेन और बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन से बना होता है। जैसे कि मैंने बताया था, इसको सिंथेसाइज कौन करा रहा है, हमारा आरएएमएस। अब वहाँ पे सिंथेसाइज तो हो गया लेकिन असेंबली नहीं हुई। तो जब तक असेंबली नहीं होगी ना तब तक वो आरईआर से एग्जिट नहीं करेगा। अब आरईआर से एग्जिट नहीं करेगा तो वो गोल्जी तक नहीं जाएगा, गोल्जी तक नहीं जाएगा तो वो सेल सरफेस तक नहीं जाएगा। तो हमारे आरएमएस ने ये करा दिया, अल्फा चेन और बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन का सिंथेसाइज करा दिया। अब उसकी असेंबली होगी। तो असेंबली कैसे होगी, ये हमारे पॉलीजोम्स में ही होगी। इसमें हमारे जब ये असेंबली हो जाएगी पूरी इन कंपोनेंट्स की, MSC1 मॉलिक्यूल जो हमारा वो स्टेबल बन गया, तब वो हमारे आरईआर को एग्जिट करेगा। तो असेंबली जो हमारे वो काफ़ी सारे सेवरल स्टेप्स में जो है वो होती है, जिसमें से वो चैपरॉन मॉलिक्यूल को भी जो है वो इंक्लूड करती है। अब आप लिखते चलिए इस चीज़ को कि पहला जो हमारा कैपरॉन मॉलिक्यूल आएगा, यानी कि पहला जो हमारी असेंबली कराएगा वो हमारा कराएगा कैलेनिक्सिन। भाई आरएमएस ने सिंथेसाइज करा दिया, सब कुछ करा दिया उसने कि हाँ सिंथेसाइज हो गए अब तुम। उसने सारे फैक्टर्स जो है वो रिलीज करा दिए, टैप भी बनवा दिया उसने, लेकिन वो असेंबली नहीं करा पाया। तो असेंबली हमारे कौन कराएंगे, कैपरॉन मॉलिक्यूल्स। तो कैपरॉन मॉलिक्यूल जो हमारा पहला कैपरॉन मॉलिक्यूल है वो हमारा कैलेनिक्सिन। कैलेनिक्सिन क्या करेगा, ये हमारे क्लास 1 अल्फा जो हमारा रिलीज हुआ है अल्फा चेन, उसको जो है ये एसोसिएट कराने में हेल्प करेगा एमएससी से। हेडिंग डालिए कैलेनिक्सिन ऊपर सेंटर में या कहीं भी। क्या कर रहा है वो, हमारे अल्फा चेन को जो है एमएससी से बाइंड कराने में हेल्प करेगा और उसकी फोल्डिंग कराने में हेल्प करेगा। अब अल्फा चेन बाइंड कर गया, अल्फा चेन बाइंड कर गया तो उसी से आके हमारा बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन जो है वो बाइंड कर जाएगा। लेकिन जब हमारा बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन बाइंड करेगा तो कैलेनिक्सिन जो है हमारा वो रिलीज्ड हो जाएगा। समझ आई ये बात। पहले हमने लिखा कैलेनिक्सिन, कैलेनिक्सिन ने क्या कराया एमएससी को, उसको क्या कहते हैं एमएससी अल्फा चेन को जो है एमएससी से बाइंड कराया। तो अब अल्फा चेन बाइंड कर गई एमएससी से, तो पीछे पीछे कौन आ गया, बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन। ठीक है, तो अब बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन जब बाइंड करेगा तो कैलेनिक्सिन हमारा रिलीज हो गया। अब हमारा क्लास 1 दोनों चेन्स लग गई उसमें। अब उस पर कौन आएगा, कैलरेक्टिक्यूलिन और टैप्सिन। ये जो है वो आके बाइंड करेंगे, जो कि हमारे टैप ट्रांसपोर्टर को जो है वो पास लाते हैं क्लास 1 मॉलिक्यूल्स के। अब भाई आरएमएस ने जो सिक्रीट कराया वो ट्रांसपोर्ट भी तो होना है ना। ट्रांसपोर्ट किसकी वजह से होगा, मैंने बताया था कि टैप प्रोटीन है जो हमारा ट्रांसपोर्ट कराता है। वो कौन ला रहे हैं, हमारे टैप्सिन और कैलरेटिक्यूलिन जो है ये हमारे टैप प्रोटीन को जो है या टैप ट्रांसपोर्टर को जो है वो क्लास 1 से बाइंड कराएंगे, जिससे कि वो एक एंटीजेनिक पेप्टाइड बन पाए। भाई कैलेनिक्सिन तो हमारे अल्फा को लाया, अल्फा हमारे बीटा 2 को लाया, वो उनका काम हो गया। लेकिन अभी हमारा टैप बच गया, तो टैप कौन ला रहा है, हमारे टैप्सिन और कैलरेटिक्यूलिन। ये जो हमारे ये टैप को पास लाएंगे एमएससी मॉलिक्यूल के, उससे बाइंडिंग कराएंगे और उसको एक एंटीजेनिक पेप्टाइड बनाएंगे। अब जो हमारे पेप्टाइड इस क्लास 1 मॉलिक्यूल से बाइंड नहीं करे, वो जो हमारे वही आरईआर में डिग्रेड हो जाएंगे और वो आगे नहीं जा पाएंगे। तो जब हमारा ये एंटीजेनिक पेप्टाइड बन गया कि टैप भी आके हमारा लग गया, तब जो है हमारा उस पर से क्लैरिटिक्यूलिन और टैप्सिन जो है वो एग्जिट कर जाएगा। जब तक हमारा टैप नहीं लगता कोई भी आके उस पर, तब तक हमारे ये दोनों जो है वो डिसोसिएट नहीं करेंगे। अब हमारा पूरा बन गया, अच्छे से एंटीजेनिक पेप्टाइड बन गया। अब वो हमारे गोल्जी से सेल सरफेस तक जाएगा, यानी कि गोल्जी के थ्रू वो हमारे सेल सरफेस पे जाएगा और वहाँ पे जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन कराएगा। तो ये था हमारा साइटोसोलिक पाथवे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।